ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। वो पहले रुकिए उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ स्टार्ट करने से पहले कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, साथ साथ न्यू आए बच्चे वो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू मेरा सुनने के लिए। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पेज नंबर 254 पर ये कह रहा है इस सोलर वाटर हीटर मीन्स सन से जो वाटर हीटर यूज करते हैं हम, वो यूज किया जाता है, कैन नॉट यूज, उसको यूज नहीं कर सकते हम वाटर को हॉट करने के लिए। कब नहीं यूज कर सकते आप ये बताइए। ऑप्शन है आपका फर्स्ट, ए सनी डे में नहीं यूज कर सकते, क्लाउडी डे में यूज नहीं कर सकते, ए हॉट डे में यूज नहीं कर सकते, ए विंडी डे में नहीं यूज कर सकते। तो देखिए हॉट डे में तो कर सकते हैं हम, विंडी डे में भी कर सकते हैं, सनी डे में तो बहुत ही अच्छा है यूज करने के लिए, बस हम क्लाउडी डे में यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इसका ऑप्शन बी जो है हमारा क्लाउडी डे, इसमें हम यूज नहीं कर सकते सोलर वाटर हीटर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बायोमास के बारे में बताया है। जब वुड को हम बर्न करते हैं तो वहां से जो एनर्जी निकलती है वो हमारी बायोमास होती है ना। या गोबर के जो कंडे बनते हैं उनको काउडंग बोला जाता है। उसको अगर हम करते हैं बर्न तो भी हमारी बायोमास एनर्जी निकलती है। ठीक है, साथ साथ कोल पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो वहां से भी बायोमास एनर्जी निकलती है। लेकिन इसमें तो पूछा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास। तो हम यहाँ पर देखें तो वुड होता है हमारा, गोबर गैस भी होती है, कोल भी होती है, बट हमारा न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होती। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज represent stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from the sun's energy? सन की एनर्जी से अल्टीमेटली कौन सी डेराइव नहीं होती है। तो देखिए जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताई है, ये अर्थ में जो हीट होती है उसकी वजह से एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो हमारी जियोथर्मल कहलाई जाती है। विंड एनर्जी हमारी कौन सी होती है, हवाओं के चलने की वजह से होती है। न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी होती है, जब हमारा यूरेनियम वगैरह जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। बायोमास एनर्जी मैंने आपको बताया वुड को जलाने की वजह से या आपका ट्रीज वगैरह को जलाने की वजह से, तो वहां पे बायोमास निकलती है काउडंग को जलाने की वजह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा मोस्ट ऑफ द सोर्सेज, बहुत ज्यादा जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के जो हम यूज करते हैं स्टोर एनर्जी, सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो भी स्टोर। तो कौन सा इनमें से अल्टीमेटली डेराइव नहीं होता है। तो बाकी सब तो डेराइव हो रहे हैं यहाँ से, लेकिन हमारा जो जियो होता है ये तो अर्थ से होता है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो जियोथर्मल होगा। यस, यहाँ पे न्यूक्लियर नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे जियोथर्मल। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी गलती करने के लिए। पीडीएफ में आंसर होगा जियोथर्मल, ये हमारी अर्थ से होती है, लेकिन बाकी सब कुछ ना कुछ हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के हमारे उसमें नहीं होती। सन में भी तो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कंपेयर करना है कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल्स एंड द सन एज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स और सन की जो डायरेक्ट एनर्जी है सोर्स की, उनमें कंपेयर करना है और डिफरेंसेस बताने हैं। जो भी चीज डिफरेंस बताओ, सिमिलरिटीज बताओ, लेकिन उसको कॉन्ट्रास्ट करना है, क्या अंतर है उनमें थोड़ा सा। तो देखिए जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जबकि सन की एनर्जी तो रिन्यूएबल है, वो चलती जाएगी। हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी उसमें होता जाता है हाइड्रोजन हीलियम का कुछ ना कुछ फ्यूजन होता जाता है, और फॉसिल फ्यूल्स कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन को, जबकि हमारे जो सन है एयर पोल्यूशन कॉज नहीं करता है। आप आराम से भी आई थिंक इसको आसानी से लिख सकते हो। फॉसिल फ्यूल फ्यूचर में
एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे अगर हम उसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, और बनने में इनको बहुत टाइम लगता है। जबकि हमारा जो सन है वो नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स है, ठीक। और एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है जो हमें मिलती है किससे, फॉसिल फ्यूल से। यहाँ पे जो एनर्जी है वो कैन बी टैप थ्रू आउट द ईयर, और एनर्जी कैन नॉट बी टैप ड्यूरिंग नाइट। इसमें तो पूरे साल तक एनर्जी मिल सकती है, लेकिन जब सन नहीं है तब पूरे साल तक कैसे मिलेगी, मीन्स रेनी सीजन में, रेनी डेज में, और आपके क्लाउडी डेज में और ठंड वाले दिनों में, तो वहाँ पे तो सन बहुत कम मात्रा में निकलता है, तो वहाँ से तो हमारा एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए बोला है जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उससे एनर्जी तो पूरे साल भर मिलती है, पर जो हमारा सन होता है उससे डायरेक्ट एनर्जी हमें रेनी सीजन में, क्लाउडी सीजन में और ठंडियों के मौसम में जब सन नहीं निकलता तब नहीं मिल पाती है। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें कंपेयर करना है और बायोमास में और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। बायोमास वुड से जो मिलता है, वुड जलाने पर मैंने आपको बता दिया है, काव डंग को जलाने पर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वाटर के वजह से, है ना, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आप आराम से अब इसमें लिख सकते हैं। देखिए जो हमारी बायोमास है वो रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, ये भी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी रिन्यूएबल, क्योंकि वाटर से क्रिएट हो रहा है। बायोमास प्लांट जो है हमारे वो इंस्टॉल किए जा सकते हैं किसी भी प्लेस पे बायोमास एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स हैं ये इंस्टॉल किए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जहाँ डैम्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जहाँ ओशियन, बड़े बड़े ओशियंस हैं वहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इनके डिफरेंस, और सिमिलैरिटीज भी है कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है। साथ साथ हमारे जो होते हैं इसमें कलेक्ट करते हैं ये वेस्ट मटेरियल को टफली बायोमास में, और कॉस्टली प्रोसेस होता है ये काफ़ी। लेकिन जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले में क्या होता है, एक बार प्लांट कर दिया जाए, वर्क करने लग जाए, स्टार्टिंग में तो होता है इसमें खर्चा, पर लेकिन एक बार जब हो जाता है तो बाद में डिफ़िकल्टी नहीं आती वाटर को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन हमारे बायोमास में यहाँ पे जो कलेक्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल को वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और कॉस्टली प्राइसेस में होता है, प्रोसेस भी इसका काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और उसमें कहा गया व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम। क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। विंड में, अगर विंड से हम एनर्जी को निकाल रहे हैं, वेव से निकाल रहे हैं या टाइड से निकाल रहे हैं, तो इनमें से क्या क्या रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लिमिटेशंस आती हैं, किस वजह से हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ों को हमें इसमें लिमिटेशंस में लिखना है। तो विंड की जब बात करें अगर हम, तो यहाँ पे जो विंड है वो ट्रैप की जा सकती है विंड मिल को यूज़ करके ओनली, है ना। और वन ऑफ द लिमिटेशंस क्या है विंड एनर्जी की, कि जो विंड मिल्स हैं वो चाहिए होते हैं, और विंड मिल्स को रखने के लिए, लगाने के लिए, प्लांट करने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। साथ साथ वहाँ पे जो विंड्स की स्पीड है, विंड की स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के। इससे कम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, और बहुत सारे विंड मिल्स होने चाहिए और ह्यूज एरिया चाहिए। ह्यूज एरिया ऐसे बैरन लैंड पड़ा रहेगा, आप सोचिए, ज़्यादा बड़ा एरिया ही होना चाहिए, कम एरिया में काम नहीं चलेगा। तो ये लिमिटेशंस हैं विंड की। साथ साथ वेव्स की अगर बात करें अगर हम, तो जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वेव्स के ज़रिए एनर्जी को, तो यहाँ पर वेव्स जो होती हैं हमारी ऊपर नीचे जो बहती हैं धाराएं सी, ओशियंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स होनी चाहिए। अगर कम होंगी, वीक वेव्स होंगी, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग वेव्स ही होनी चाहिए। टाइड्स की बात करें, टाइड्स भी लहरें ही होती हैं ऊपर नीचे जो होती हैं। इसमें क्या होता है, जब सून, इसमें पोजीशन सन, मून, अर्थ, इनकी पोजीशन की वजह से जो टाइड्स आती हैं ओशियंस वगैरह में, यहाँ पे तभी होता है, तभी निकल सकती है उससे एनर्जी जब सन, मून और अर्थ जो है वो एक स्ट्रेट अलाइनमेंट में हो, एकदम सीधे में हो।
तभी जाके स्ट्रॉन्ग वहाँ से टाइड्स निकलती हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, एनर्जी वहाँ से नहीं मिलेगी, तो ये लिमिटेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है ऑन व्हाट बेसिस वुड यू क्लासिफाई एनर्जी सोर्सेज एज, किस बेस पे आप एनर्जी सोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हो। पहला रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में, दूसरा एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल में। क्या दोनों ही ऑप्शन जो ऊपर दिए गए हैं ए और बी सेम है? इसका आंसर आपको करना है। ठीक, तो देखिए जो हमारे ऑप्शन ए है और बी है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसके अंदर जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा बता दूंगी, तो आपको इतना इसमें याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन जो गिवन है ए और बी में, वो दोनों ही सेम जैसे ही है। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स जो होते हैं एनर्जी के, वो उनको ही हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल, खत्म नहीं होंगे तभी तो बार बार बन रहे हैं ना। जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के, उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बार बार रिन्यूएबल हम उसको बार बार बना नहीं सकते, इसीलिए वो खत्म हो जाएंगे। जब नहीं बना सकते तभी तो खत्म होंगे, और जब बना सकते तो क्यों खत्म होंगे, वो तो बनते जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से दोनों ही सेम है। अब इसको देखें तो इसमें हमने लिखा है जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो रिप्लेनिश हो सकते हैं, इसमें बता दिया है क्या होते हैं रिन्यूएबल, जो बार बार रिप्लेनिश हो सकते हैं। सन है, विंड है, मूविंग वाटर है, बायोमास है, ये सारे ही हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और फिर सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं नेचर में, वो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे ही हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिबल सोर्सेस वही होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम तो हुई ना सेम बात। और इनएग्जॉस्टिबल जो बनते रहेंगे तो क्यों खत्म होंगे, तो इनएग्जॉस्टिबल है, एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना। तो इसीलिए दोनों ही ऑप्शन जो है हमारे एकदम करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें कहा गया व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। इसको तो सभी लिख लेंगे आराम से, है ना? आराम से लिख लोगे ना आप सभी? देखिए कैसे लिखना है आपको। इकोनॉमिकल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और भी कुछ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, हमारे पोल्यूट ना करे हमारे एनवायरमेंट को ज़्यादा, सेव होना चाहिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हैंडल करने के लिए सेव होना चाहिए, चीप होना चाहिए, आसानी से हम उसको अवेलेबल होना चाहिए, खरीद सकें आसानी से, और बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करे, एनर्जी को प्रोड्यूस करे, है ना, हीट होने पर, बर्न होने पर। ये सारी ही आइडियल सोर्सेज, गुड सोर्सेज, सारे ही एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उलट पुलट कर देते हैं और कुछ नहीं, बच्चों को डर लग जाता है क्या है, बट सारी देखो पोल्यूशन फ्री, वही इजी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बहुत सारी होनी चाहिए। ठीक है, यही सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। सोलर कुकर के एडवांटेज बताइए, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, दोनों ही चीजें बतानी है। आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर्स वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी। ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पे सोलर कुकर की जो लिमिटेशंस लगा दी गए हैं उसके यूजेस में। एडवांटेज देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक, तो एडवांटेज क्या है, जो हमारी हीट सोर्स है सोलर कुकर के लिए, वो क्या है, किससे मिल रही है हमें एनर्जी सोलर कुकर के लिए, सनलाइट से, और ये हमारी क्लीन रिन्यूएबल है और साथ साथ इनएग्जॉस्टिबल है सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। सीधे हमें सन से मिल रही है और इसकी जो अवेलेबिलिटी है अनलिमिटेड है, तो इट विल बी पॉकेट फ्रेंडली, हमारे जेब का खर्चा भी नहीं ज्यादा होगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, जब इतनी सारी ही एडवांटेज है तो ये डजंट वर्क ऑन क्लाउडी डे में। मैंने आपको ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन पहला था, ये सोलर वाटर हीटर जो है उनको कब यूज नहीं कर सकते, हम क्लाउडी डे में यूज नहीं कर सकते, तो क्लाउडी डे में इसका हम यूज नहीं कर सकते, इसका ये डिसएडवांटेज है ओनली, अदरवाइज सब इसकी क्वालिटीज ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट था जो इसका
कि आर देयर एनी प्लेसेस, कोई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे यूटिलिटी की गई है, तो यस, कौन सी प्लेस होंगी? वही प्लेस जहाँ पे एरिया जो है हमेशा कैसा रहता है, क्लाउडी रहता है और बहुत टाइम तक विंटर्स चलती रहती है, ठंड का मौसम रहता है ना, जैसे कि हिली एरियाज। यस, हिली एरियाज में ही ऐसा मौसम रहता है ज़्यादातर, इसीलिए वहाँ पर यूटिलिटी जो है इनकी लिमिटेड कर दी गई है यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें कहा गया व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी। क्या एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है एनर्जी की डिमांड बढ़ाने के लिए, और कौन से स्टेप्स आप सजेस्ट करेंगे एनर्जी के कंजम्पशन के कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कंज्यूम उसका। तो कुछ जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इंक्रीज कर रहे हैं हमारे एनर्जी की डिमांड को, वो क्या क्या है कि जो कंबशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, वो प्रोड्यूस कर रहा है एसिड रेन को, एसिड रेन कर रहा है तो क्रॉप्स को, सॉइल को, एक्वाटिक लाइफ को डैमेज कर रहा है, राइट? सही कह रही हूँ? आप सभी को पता है ये बात, ठीक। साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो इंक्रीज कर देता है जो ग्रीन हाउस की गैस है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में। और जब अगर ऐसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बढ़ने लग जाता है और बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और फ्लड आने लगता है ना। साथ साथ जो कटिंग डाउन है ट्रीज की फॉरेस्ट से कि हम ऑब्टेन कर ले फायर वुड को, ये भी तो सॉइल इरोजन क्रिएट कर रही है। अगर वहां पर प्लांट नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो जड़ें नहीं होंगी, जड़ें नहीं होंगी तो सॉइल को बांध के कौन रखेगा? बारिश आएगी तो बारिश बहाव से ही वहां से लुढ़क जाएगा सारी रेत मिट्टी। इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है ये वाइल्ड लाइफ को, ओके। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारे, वो इंक्रीज कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी को और हमारे एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहे हैं, हार्मफुल रेडिएशंस को क्रिएट कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बनाए जा रहे हैं हमारे, वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं सारी ही चीज़ें। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारी सपोर्ट के लिए हमारी वीडियोस को साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो बच्चे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप सभी के इतने प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच।